दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबिक टेक में। आज है 28 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियाँ और मुकदमे की जिम्मेदारी भी मिली है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में लंबित भर्तियों और मुकदमों को निपटाने के साथ कई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आयोग ने हाल ही में शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष 13 पदों पर लंबित चयन परिणाम जारी किया है। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों पर इंटरव्यू कराने के और चयन परिणाम जारी कराने का भी दबाव बढ़ गया है। आयोग के गठन से पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू होनी थी, लेकिन बाद में दोनों भर्तियां भी आयोग के जिम्मे कर दी गई। इनमें शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती और दूसरी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती। ये दोनों भर्तियां भी आयोग को परीक्षा कराने का दबाव है। इन लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ ही आयोग को लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराना है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय होने के बाद उनके मुकदमे भी आयोग को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। आयोग में अब तक विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, सो मुकदमों का निस्तारण की जिम्मेदारी भी दूसरे कर्मचारियों और अफसरों पर ही है। आयोग में स्थायी उप सचिव के 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद पर कार्यवाहक उप सचिव तैनात हैं, जबकि 3 पद रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही आईटी विभाग में डाटा एनालिसिस्ट का पद भी रिक्त है। इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के कारण आयोग के कार्यों में बाधा आ रही है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिदिन जो भी काम दिया जाएगा, शाम के वक्त उन्हें उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। इनमें लंबित भर्तियां पूरी कराने, मुकदमों के निस्तारण के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने से संबंधित कार्य शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि आयोग लंबित भर्तियां और लंबित मुकदमों पर फोकस कर रहा है अभी, और प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 3 साल से मिल रहा बजट, इस परीक्षा में एआई का उपयोग। यूपी बोर्ड परीक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा कि 2025 की परीक्षा में पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की तैयारी है। वैसे तो प्रदेश सरकार 3 साल से 25 करोड़ की राशि आवंटित कर रही है, लेकिन इस बार इसके उपयोग पर सहमति बनी है। बोर्ड अधिकारियों की योजना है कि सभी परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को एआई से जोड़ दिया जाएगा। इस काम में निजी कंपनियों की भी मदद ली जाएगी। उसके बाद स्ट्रांग रूम में यदि कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश करता है, लाइट जाती है या किसी प्रकार की दूसरी अवांछित गतिविधि होती है, तो उसका अलर्ट सीधे बोर्ड के अधिकारियों को मिल जाएगा। उसके बाद मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बने कंट्रोल रूम से संबंधित स्कूल की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। संबंधित जिले के अफसरों को भी मौके पर भेजकर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा दिखवाई जाएगी। तो एआई के उपयोग से फ़ायदा होगा कि कहीं पर कोई भी ऐसी घटना होती तो उसकी तुरंत जो है वहाँ पर अलर्ट हो जाएगा। यूपी डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के दूसरे चरण के आवेदन पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रवेश की काउंसलिंग का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने एनसीटी गाइडलाइन के अनुरूप 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देने का मौका देने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ना तो अब तक इस आदेश के खिलाफ अपील कर पाया है और न ही 12वीं के छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभाग ने अपील के लिए विधिक राय मांगी थी, जो अब तक नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकी है। आज की तारीख में सिंगल बेंच का आदेश प्रभावी है और यदि 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का दिए बगैर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो हाईकोर्ट की अवमानना हो जाएगी। प्रवेश के लिए काउंसलिंग नहीं होती
तो प्रशिक्षण शुरू होने में देरी होगी, जो पहले से काफ़ी लेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश विभाग जो है दोनों तरीके से फंसा हुआ है। एक तरफ उसको हाईकोर्ट का आदेश भी मानना है और दूसरी तरफ इंटर वाले छात्रों को मौका भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण ये जो डीएलएड के एडमिशन है इस बार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। केवल आवेदन फॉर्म भरवा लिए गए। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस पर कोई भी अभी रणनीति या कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं है वहाँ मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और अनुभव को वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। योगी ने मंच से 12 संस्कृत छात्रों को डेमो चेक देकर के प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को 5,86,00,000 की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्कृत विद्यालयों में जो भी रिक्त पद पड़े उनको भरे जाने की बात यहाँ से कही गई है। यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश भर में नगर निगमों के संविदा कर्मी स्थायी होंगे। प्रदेश के नगर निगमों में काम करने वाले संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश भर के सभी नगर निगमों से कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज झा ने संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। निदेशक ने 31 दिसंबर 2001 या पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। पत्र के साथ फॉर्मेट भी भेजा गया है जिसमें 12 सितंबर 2016 को कार्मिक विभाग अनुभाग 2 की ओर से दैनिक कार्मिकों को विनियमितीकरण नियमावली 2016 की सूचना का भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर के नगर निगमों में जो भी कार्यरत संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाएगा और इसके साथ ही नगर पंचायत नगर पालिकाओं में 31 दिसंबर 2001 या पहले कर्मरत संविदा कर्मी जो भी हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीएम कल लॉन्च करेंगे 70 से ऊपर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और अधिक उम्र वाले नागरिकों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करेंगे। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिकों को फ़ायदा मिलेगा। तो अभी जो आयुष्मान योजना थी वो 70 साल के नीचे वाले अभ्यर्थियों के लिए थी और बुजुर्गों के लिए थी, मतलब गरीब लोगों के लिए। अब यहाँ पर कहा गया 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा इसमें मिलती है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।